नमस्कार दोस्तों। आइए इस आर्टिकल में हम लोग बात करते हैं द हिंदू का। हम लोग जैसा क्लियर है, इस चैनल पे आपको डेली द हिंदू का एनालिसिस मिलता है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका। इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के लिए कुछ नियम कानून हैं, कुछ समझने के लिए उसको हम समझ लेते हैं। पहला ये है कि आपको पहले पूरे आर्टिकल को रीड कर लेना है, जस्ट रीड कर लेना है। आपको समझ में आता है या नहीं आता है, दैट्स अनदर केस, लेकिन आपको पूरे आर्टिकल को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। इस चैनल पे आपको डेली जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं द हिंदू के, वो आपको मिलते हैं। एक तो आपको जो न्यूज है, चैनल जितने भी हैं, जो भी हमारे पास है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसका हाईलाइट एक मिलता है। दैट्स 1 to 2 मिनट का होता है हाईलाइट्स। और उसके बाद फिर उस हाईलाइट के साथ जो है बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपको मिलते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी तीसरी बात है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक तो पहले ये न्यूज़ है जो आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। इसी का हूबहू लाइन बाय लाइन we have prepared on this channel through good graphics, images, and so that कि आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे। तो पहला जो हम लोग का पढ़ाने का ये है पेडागोजी है, दैट इज दिस। और उसके बाद आपको समझना है कि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, जो भी किसी स्लाइड में अगर कोई फैक्ट आता है, वो फैक्ट उसी समय याद रखने की कोशिश करते हैं बार बार। तो ये यूएसपी है इस कोर्स का कि अंटिल यू लीव दिस वीडियो, तो आपके पास वो जितने फैक्ट उस आर्टिकल में बताया गया जो जरूरी है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और कुछ जो है बैकग्राउंड्स हमारे लिए जरूरी होते हैं जानना। कई दफ़ा जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोग कुछ बैकग्राउंड्स जो उससे रिलेटेड चीज़ें जो पूछी जाती है एग्जाम्स में जनरली, मीन्स व्हाट्स द नेचर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज दैट कि दे डोंट आस्क व्हाट हैपेंड, they are not interested in events, they are interested in policy behind that, they are interested in act behind that, they are interested in their establishment, nature, features, functions. On these things they are interested. So that's why we need to cover up those backgrounds which are very very important and crucial for the topic and the examination. So that's all. एंड ये अगर आप एक बार वीडियो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं एमसीक्यू और यूपीएससी से जो पीवाईक्यू है वो हम लोग जरूर डालें। It's just a start on the channel. Be on the channel, right, every day, and you will get lot of benefit from this channel. Thank you so much. Let's start the today's. ये have election in India become have elections in India become plutocratic? What's the question? The question is that कि जितने भी हमारे इलेक्शंस अभी रिसेंटली हो रहे हैं वो बहुत पैसा हो रहा है उसमें लग रहा है। तो इसको पूरा आर्टिकल एनालाइज करता है। सबसे पहला बात इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि ये जेएस पेपर 2 के पॉलिटी, राइट, इलेक्टोरल रिफॉर्म, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल पार्टी जैसे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भी इस तरह के टॉपिक हमसे पूछे जाते हैं। और इसमें जनरली जो क्वेश्चंस है, जो कीवर्ड्स है, जो हमें ध्यान रखना है एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज कि कैंपेन में जो स्पेंडिंग होता है उसका रिपोर्टिंग कम है, बहुत सारे ब्लैक मनी होते हैं, और जो पार्टी के इक्वल रिसोर्सेज होते हैं, सॉरी, कुछ ऐसे पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, जो बहुत सारे पैसे उनको फंड किए जाते हैं, और वो मतलब इलीगल और ब्लैक मनी के थ्रू, साथ में वाइट मनी भी उनके पास होता है, और उस तरह से बहुत स्पेंडिंग करते हैं। और इस जो छोटे पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनके स्पेंडिंग उसके पार में नहीं होता है। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंसेंटिव की जब हम बात करेंगे तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा लैकुने है। बिकॉज अगर 1% से 2% का भी मार्जिन अगर आपके पास आ जाता है तो आप सीट अपने तरफ कर लेते हैं, आप वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो कोई अगर 49% लाया है और आप 51% लाते हैं तो यू विल बी द विनर। So those who have secured 49%, it doesn't मतलब mean anything for them apart from कि they have got vote base, right? So that's very important. Money heavy democracy under pressure, right? So ये हमें इस आर्टिकल में समझने को मिलेगा। आर्टिकल इस बात से शुरुआत करता है कि इंडिया डेमोक्रेसी बड़े बड़े रैलीज, रोड शो और हाल फिलहाल के चुनावी जो कार्यक्रमों हैं अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु, बंगाल, असम में, वो हो रहे हैं। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, आउटरीच की बातें हो रही हैं। लगभग 93%, 93% ऑफ इंडियाज एमपीज आर करोड़पति। दिस इज अ डाटा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, राइट? सो नाउ दीज आर the scenario on which we need to figure out, right, on which we need to talk about that ki what's a democracy, in which direction democracy perform, right, for those who are on the last of the ladder,
which are on the grassroots, right? In the last mile, standing, starving for the basic needs. So the UPSC angle is that access to political power becoming more unequal, because if you are not crorepati, how can you be? How can you be the representative of the public? Next, the two arguments are there. From one from M.R. Madhavan and second from R. Ranga Rajan. M.R. Madhavan says that actually जो estimates है वो 50 करोड़ से 100 करोड़ है किसी भी कैंडिडेट के लिए, अगर वो लोकसभा का उम्मीदवार को जीतना चाहता है इलेक्शन तो. दैट्स द एस्टिमेट, राइट, जो कि नोट अकाउंटेड, नोट ऑडिटेड और नहीं रिपोर्ट किया जाता है. रंग राजन का अपना एक अनुभव है जो वो बताते हैं कि 20 लाख रुपया हमने स्पेंड किया था, 1.35 लाख वोट हमने लिया था, 12% उस कंस्टिट्यूएंसी का वोट मुझे मिले थे, बस मैं पार्टिसिपेशन के लिए चुनाव लड़ा था. तो 20 लाख स्पेंड किया, 1.35 लाख वोट उनको मिले. अब इस बात को समझिएगा. व्हाट आर द लिमिट ऑफ द पार्लियामेंट? द लिमिट ऑफ द पार्लियामेंट टू फाइट एनी लोकसभा इलेक्शन इज दैट 95 लाख, जस्ट 5 lakh लेस देन 1 crore, right? What he has spent? 20 lakh only. What are the limit for assembly? 40 lakh, right? 10 lakh less than half crore. So that's the number which we need to understand. क्योंकि हमें यूपीएससी के पॉलिटी में कोट करने हैं, मेरे साथ आपको बोलना पड़ेगा. We can't skip the video like that. We'll have to learn these numbers because it's very, very important to quote on our polity, right? In ethics paper, essay paper, right? We'll have to write on the when we are talking about the corruption, right? Election, representative, policy paralysis, all those things, electoral reforms, parliamentary reforms, constitutional reform. So on all these topics we can write and quote this, right? The limit by the constitution is 95 lakh, but the reality is that they are being involved in spending 50 crore to 100 crores. What are the limit? 40 lakh for assembly. So for Lok Sabha, that's how much this? Tell me. 95 crore. Sorry, lakh. I am very sorry. 1 crore से 5 lakh कम, 95 lakh. Okay. And what are for assembly? 40 lakhs. Clear? 40 lakh for assembly, 95 lakh for parliament. It's a very important figure which we need to remember. Now the election commission and monitoring limit. अब जब हम बात करते हैं कि फिर ठीक है, जब आपका लिमिट है 95 लाख and you used to spend 50 crore to 100 crore, how is it happen? What are the observers doing in the election time? What they do? What are election commission doing? So सवाल का जवाब यही है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो ऑब्जर्वर भेजते हैं ग्राउंड पे इलेक्शन डे के टाइम, वो सिर्फ 20 दिनों के लिए होते हैं. और कोई 20 दिनों में कितना कुछ मॉनिटरिंग कर लेगा, क्योंकि बहुत सारे कैश जो स्पेंडिंग होते हैं उससे पहले हो रहे होते हैं, और अनअकाउंटेड कैश हो रहे होते हैं उसमें भी होते हैं. तो 20 दिन में आप कितना इतने बड़े क्षेत्रों कैसे आप मॉनिटर करेंगे, राइट? फॉर्मल मॉनिटरिंग डेफिनेटली वहां पे होता है, बट इनफॉर्मल तरीके से मनी फ्लो करती है जिसका रूटिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है. दैट्स द केस. जब हम स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स की बात करेंगे तो देखिए, पैसे तो बहुत जरूरी है, पैसे बहुत जरूरी है चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि करोड़ स्पेंड किए जाते हैं और फिर भी चुनाव नहीं जीते जाते हैं. दैट्स नॉट सफिशिएंट, राइट? आप सोचिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आम आदमी की जो विक्ट्री हुई थी दिल्ली में, तो क्या हुआ था 2014 में? वो एक वेव था, और वो वेव ने आकर के वहां पे जीत उनको दिलाई. वहां पे उतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी जितना आम चुनाव में होता है, राइट? तो इस केस में जब हम करोड़ से करोड़ स्पेंड करते हैं और फिर भी चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तो व्हाट विल द इंडिपेंडेंट्स एंड स्मॉलर पार्टी डू, राइट? They are nothing in their court or ball. Just try to understand this, right? So when we talk about the party system in India as well as with respect to the other democratic country like United States of America has 50 states, effectively two major party, Democratic and Republic. But when we talk about India,
India has a multi-party system. What does it mean? It has multi-party in the scene. And when we talk about the main rivalry is between two major parties, or sometimes that's the three. So the election is being fought on two fronts and sometime on three fronts, right? त्रिकोणीय मुकाबला जिसे हिंदी में कहते हैं. सो सबसे बड़ा इशू इसमें यह है कि फर्स्ट पास्ट जो सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सिंपल भाषा में अगर समझना है तो वो यही है कि इफ यू सिक्योर 49% वोट in from a constituency and your opponent secure 51% vote, so he or she will be declared winner of the election. He or she will be declared winner, but you will not be declared winner. Why? However, your voting percentage is just 2% less than that. This is called first past the post system. Okay. Now the question is, should spending cap be increased or is cap necessary? मतलब जब इतना ज्यादा मतलब डॉक्यूमेंट रिपोर्टेड ब्लैक मनी जा रहा है तो उससे बेहतर है कि जो कैप है उसको रखा ही नहीं जाए. क्या कैप को हटा देना चाहिए, कैप रखना चाहिए, या उसको बढ़ा देना चाहिए? That should be the question. Now the answer is that कि कंस्टिट्यूएंसी तो बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली जो लेजिटिमेट कैंपेनिंग है उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए. और इसीलिए जो अभी जो लिमिट है दैट इज कितना है, बोलिए मेरे साथ, व्हाट इज द लिमिट? 95 लाख, 1 करोड़ से 5 कम. ये बहुत, इट्स वेरी लो, इट्स टू लो टू फाइट इलेक्शन ऑफ सच अ लार्ज कंस्टिट्यूएंसी लाइक लोकसभा. सो जो ट्रांसपेरेंट फंड होते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से हम फंडिंग करने लगे इलेक्शन कैंपेनिंग का, तो उनको तो फिर जेल हो जाएगी, राइट? दे विल बी डिस्क्वालिफाइड. सो व्हाट द रिजल्ट इज दैट कि कैंडिडेट फिर ब्लैक मनी के थ्रू काम चलाते हैं. दे इनरूट देयर मनी इनटू द ब्लैक. सो यहां पे अगर हम कैप को रख रहे हैं तो उससे दिक्कत है, इसलिए कैप को या तो बढ़ा देना चाहिए, राइट, या ना रहे तो अच्छा है. नहीं रहेगा तो फिर वही दिक्कत है कि यहां पे रंगराजन कहते हैं कि इफ द कैप विल नॉट बी देयर, राइट, इफ वी इंक्रीज द कैप, कि अभी आप मान लीजिए 95 लाख खर्च करना है तो कल 2 करोड़ कर दिया जाए, तो होगा व्हाट विल हैपन कि अभी जो है क्या होगा कि जैसे ही आप ज्यादा कैप करेंगे तो बहुत ज्यादा व्हाइट मनी फिर जाएगा, यूज होगा. तो रिसोर्सफुल जो कैंडिडेट्स है उसको फिर और ज्यादा मदद मिल जाएगी, उसको तो गैर कानूनी हो गया. अब अभी क्या है कि वो कानून से बच करके जैसे तैसे रिस्क लेकर के कर रहा है, उस केस में क्या होगा, कानूनी हो जाएगी. और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की वजह से कैंडिडेट कोई कसर नहीं छोड़ते हैं भाई, कोई पैसा मतलब पिटने में. तो इसीलिए यहां पे माना जाता है कि यहां बहुत सारे लोग सवाल किए, ठीक है भाई तो फिर स्टेट फंडिंग कर लिया जाए, क्योंकि आप कैप भी बढ़ा दीजिए ताकि ब्लैक मनी का इशू है, स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पार्टी और कैंडिडेट्स के इशूज हैं, रिसोर्सफुल कैंडिडेट का फिर मदद मिल जाएगा अगर हम कैप बढ़ा देते हैं या खत्म कर देते हैं. तो इट्स लाइक ब्लैक मनी वीएस, राइट, डोमिनेंट ऑफ द बिग और लार्ज पार्टीज. तो इसीलिए यहां पे एक सजेशन आया कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन किया जाए. बट स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से क्या होगा? इट्स नॉट प्रैक्टिकल. इट हैज बीन देयर इन डिस्कशन बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट. अल्टरनेटिव सोल्यूशन यहाँ पे आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि यूके का एक मॉडल अपनाना चाहिए जिसमें क्या किया गया है कि जो कैंडिडेट का जो काउंट है, राइट, वो पार्टी के कैप के साथ लिंक कर दिया गया है. अभी क्या है कि पार्टी पे कैप अलग है, कैंडिडेट पे कैप अलग है. कैंडिडेट की जो खर्च है वो पार्टी के खर्च में नहीं आएगा, पार्टी का खर्च अलग होगा. तो वो लिंक कर देना चाहिए कि ताकि वो दोनों तरफ से जो खर्च हो रहे हैं, व्हाइट मनी भी और ब्लैक मनी भी, वो लिमिटेड हो जाए. और मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जगह पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है, ठीक है. अगर कैप किया जाएगा तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है, राइट. तो ही बात की जा रही है कि अगर हम लोग लिमिट को हटा देते हैं
और टोटली ट्रांसपेरेंसी पे फोकस करते हैं कि भाई आप लिमिट हट गया है, अगर कैप नहीं है तो आप खर्च करिए और जितना आप खर्च करिए उसको रिपोर्ट करिए एक्यूरेटली, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करना है ध्यान से कि बीजेपी ने जो रिपोर्टिंग दिया है दैट इज कि हमने 1500 करोड़ खर्च किए हैं और कांग्रेस ने रिपोर्टिंग दिया है कि हम 600 करोड़ खर्च किए हैं। टोटल ऑफिशियल दोनों पार्टी बड़े पार्टियों के लिए जो होता है लगभग 3300 से 3400 करोड़ रुपया खर्च हुआ, ये रिपोर्टिंग है। सलियत की बात जब करेंगे, रिपोर्टिंग के बावजूद भी ब्लैक मनी कंटिन्यू होगा। क्यों? कि ये जो पूरा जो मीडिया रिपोर्ट हुई है, जो डीप आइसबर्ग है, ये रिपोर्टेड है दैट इज की 3300 से 400, बट जो डीप आइसबर्ग है वो ये है 1,00,000 करोड़। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो होता क्या है, जो रिपोर्टेड अमाउंट है वो एक लिमिट में ही रखा जाता है, लेकिन जो रियल स्पेंडिंग है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो क्या आप सवाल है कि प्लेइंग फील्ड पॉसिबल है? फिर एक तरफ हम देख रहे हैं कि ब्लैक मनी होता है, बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड किए जाते हैं लिमिट बियॉन्ड लिमिट, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो रिसोर्सफुल कैंडिडेट हैं या पार्टीज हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलता है। फिर डेमोक्रेसी का तो मर्डर है। तो क्या कोई लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जा सकता है? तो इस पे जो है आर रंगाराजन का कहना है कि भाई इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी गवर्नमेंट फंडेड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं इलेक्शन से पहले, जो कि लगभग मतलब 6 महीने पहले से ही होने लग जाते हैं, वो रोक लगनी चाहिए, राइट। अभी फिलहाल 30 से 40 दिन पहले ये प्रावधान है कि आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करने हैं। ये रोक जो है 6 महीने पहले लगा देनी चाहिए, ठीक है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो बात हो रही है उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और मनी इज नॉट द सोल ड्राइवर। सवाल यह है कि क्या पैसे से चुनाव जीता जाता है? नहीं, बहुत ज्यादा लोग पैसे बहुत सारा खर्च करने के बावजूद भी चुनाव हार जाते हैं, वोटर को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। और जब हम इलेक्शन के बाद का सिनेरियो देखेंगे तो जो भी एमपी और एमएलए चयनित किए जाते हैं वो तो पीएम और सीएम को इलेक्ट करने के बाद इरेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी जो कार्यशैली है, फंक्शन है, ग्रोथ है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टैंड है, आइडिया है, अपने कंस्टिट्यूएंसीज में काम करने को लेकर के उनका जो अपना गेम प्लान है वो सब कुछ पार्टी के अधीन हो जाता है और पार्टी विप उस पर डोमिनेट करती है। दे आर लॉक्ड टू द पार्टी विप। तो रियल रिफॉर्म अगर करना है तो यहां करना है। अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड और एपिसिटी की भी बात आती है इसमें। एक समय इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आया गया, बॉन्ड लेके करके आया गया था इलेक्टोरल रिफॉर्म के तौर पे फंडिंग को मामले में लेकर के, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को हर्ट करता है, ओपेक है। यहां तो किसी को पता नहीं रहता था कि कौन डोनेट कर रहा है और कितना डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, राइट। मतलब ये इल कंसीव्ड स्कीम था, सोची समझी गई योजना थी जिससे ना अकाउंटेबिलिटी तय की जाए ना ट्रांसपेरेंसी तय की गई। इस वाले बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में तो ये ओपेसिटी इस लेवल पे थी जाकर के फिर कंपनी एक्ट को अमेंड किया गया था कि लॉस मेकिंग कंपनी भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब ये सोचो कि ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के डायरेक्टली अगेंस्ट थे कि आप लॉस कर रहे हैं फिर भी जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए। सो इट वाज सच अ opacity there was in the this provision of electoral bonds. Finally it was unveiled and it was scrapped by Supreme Court. So when we talk about transparency and accountability, transparency creates accountability, visibility creates accountability. The fundamental question is that कि should companies fund election? कंपनी तो वोट नहीं करती है, कौन वोट करते हैं? सिटीजन वोट करते हैं। तो क्या कंपनी को फंड करना चाहिए? तो नाउ द आंसर इज दैट कि 60 के दशक के अंत तक, राइट, ये जो कंपनियां चंदा नहीं दे सकती थी, लेकिन बाद में 15 साल बाद इसको शुरू कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया, बोथ फॉर पॉलिटिकल रीजन। तो डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड वाइड जो शेयर किया है ग्लोबल नेक्सस, वो एक बहुत बड़ा नेक्सस क्रिएट करता है बिग कॉर्पोरेट इंटरेस्ट और पॉलिटिशियन के बीच में, राइट। यहां पे एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, यहां पे रिफॉर्म की जरूरत है। देन वी कैन ओनली क्रिएट द लेवल प्लेइंग फील्ड, देन वी विल ओनली मॉनिटर ब्लैक मनी, देन वी विल ओनली हैव अ ट्रांसपेरेंट एंड राइट रिपोर्टिंग ऑफ द मनी स्पेंड।
राइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप एंड मीडिया, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सोसाइटी का और मीडिया का, वो है अवेयरनेस फैलाना। लेकिन क्या ये जागरूकता काफी है? ऐसा तो नहीं कि लोग नहीं जानते हैं। लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी वो एक पार्टिकुलर वे में ही एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग क्रिमिनल को वोट करते हैं। क्या वो नहीं जानते हैं कि वो मर्डर है, जेल से निकल के आया है, क्रिमिनल है? सब कुछ जानने के बावजूद भी वो उसको वोट देते हैं। व्हाट डज इट मीन्स? कि आप वोट दे रहे हैं कि भैया वो और क्राइम करे, राइट? इट मीन्स कि भैया आपका एक जो बिहेवियर है वो एक सर्टेन वे में चलता है। इसका जागरूकता से कोई ज्यादा बहुत लेना देना नहीं है। तो यहां पे बात करने की जरूरत है कि लोग किसी एक खास तरीके से कैसे बिहेव करने लगते हैं व्हेन दे वांट टू वोट और वांट टू यूज देयर राइट फॉर मेक आवर कंट्री मोर डेमोक्रेटिक। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल, दैट कि बहुत सारे कैंपेन कॉस्ट होते हैं, अनरिपोर्टेड कैश होते हैं, अनइक्वल कंपटीशन है, ब्लैक मनी का रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्पेंडिंग कैप का डिबेट है कि भैया कैप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो बात वही है कि नहीं करिएगा तो बहुत सारे रिसोर्सफुल कैंडिडेट्स पार्टी हैं वो आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट और स्मॉल पार्टी पीछे रह जाएंगे। अगर आप कैप बढ़ा देंगे तो भी वाइट मनी का ज़्यादा स्पेंडिंग होगा और उसमें वंस अगेन रिसोर्सफुल कैंडिडेट्स को फायदा मिलेगा। अगर आप कैप घटा देंगे तो ब्लैक मनी ज़्यादा बढ़ेगा, जैसा अभी हो रहा है, राइट? तो ये बात याद रखना है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तय करना है। सबसे बड़ा जो की टेक अवे फ्रॉम दिस आर्टिकल इज दैट वी नीड अ पॉलिटिकल विल to work on the first past post system to make it a proportional representation. Second, we need to work on don't bind those elected representatives, either MP or MLA, to party whip. They should be free to use their opinions and vote while in the parliament or assembly procedure. Third, where we need to focus, what? Tell me. Right now the limit is 95 lakh for what? Tell me. Parliament. And for assembly? Bataiye jaldi. What is that? That's for assembly, that's 40 lakhs. So third reform kya? What's the third reform where we need to focus? Third reform is this which we work, right? Third reform where we need to do is that कि ban government funded advertisement. अभी ये 30-40 दिन पहले से बैन होता है, वो 6 महीने पहले से बैन होना चाहिए. There we can only work to make the change, right? Capping election or increasing the cap, removing the cap, that's okay. But the main reform if you want to do is there. अवेयरनेस करने से भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि लोग अवेयर होते हैं, बट वो एक सर्टेन वे में ही डेमोक्रेसी को थ्राइव करना चाहते हैं. So that's the point. These are the prelims keywords which we need to understand. Plutocracy, धन शासन, that's very important. For example, we study democracy, right? In the same way, plutocracy. Pluto means dhan. So there are crorepati MPs, right? So there we can have a reservation for those who are earning means बेहिसाब पैसे हैं जिनके पास है. तो ये मेंस के आंसर राइटिंग है, ये आप ध्यान रखिएगा. 1 पेज समरी जैसा मैंने बताया. लोकसभा का 95 लाख, असेंबली का 40 लाख, टेंस ऑफ करोड़ जो है एक्चुअल, नो एडिट्स, ऑडिट होते हैं, कोई रिपोर्ट सही नहीं होता है, अनइक्वल प्लेइंग फील्ड है, 20 डे ऑब्जर्वर जाता है उसमें क्या ही कर पाएगा, बहुत सारे ब्लैक मनी से फ्लो होता है, स्मॉलर पार्टी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट साइड हो जाता है, एक्सपेंसिव इलेक्शन होते हैं, 93% MP अभी हमारे करोड़पति हैं. थ्राइविंग डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है उसको, नॉट जस्ट अवेयरनेस. रिफॉर्म डिबेट की जरूरत है, रेज कैप, रिमूव कैप प्लस ट्रांसपेरेंसी एंड बॉन्ड. ब्रॉडर फिक्सेस लाइक बैन गवर्नमेंट एट 6 months बिफोर. पोस्ट इलेक्शन रिफॉर्म होने चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल पार्टी वेब से उनका जो भी आइडियोलॉजी या ओपिनियन है या उनका अपना जो वोटिंग राइट्स है वो उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए. सिविल सोसाइटी मीडिया को अवेयरनेस से आगे बढ़ करके क्यों एक सर्टेन पर्टिकुलर वे में ही लोग अपना वोटिंग राइट्स इस्तेमाल करते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, राइट? सो द बिगेस्ट क्वेश्चन, द डीपर रिफॉर्म क्वेश्चन इज दैट हाउ डू वी बिल्ड अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी. हम एक अधिक जीवंत लोकतंत्र का निर्माण कैसे करें? तो इसके लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, सिर्फ अवेयरनेस की जरूरत नहीं. इट डजंट मीन कि अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच.